किसी माध्यम के द्वारा, बात हो रही किसी मीडियम के द्वारा ये पॉलिनेशन की क्रिया होती है तो उसे हम पर परागण कहते हैं। देखिए यहाँ पराग कण है, पराग कोश है। पराग कोश के अंदर क्या होता है कि पराग कण होते हैं। पराग कोश के अंदर जो पराग कण होते हैं, यही पराग कण वर्तिकाग्र पर, कहाँ पर, वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन में ये बात बताई गई कि किसी माध्यम की उसमें आवश्यकता नहीं हो रही थी, लेकिन इसमें माध्यम की आवश्यकता होगी, चाहे जल हो, चाहे कीट हो, चाहे क्या नाम है वायु हो, इनके माध्यम से। यानी पराग कोश से पराग कणों का किसी माध्यम के द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहेंगे, हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो किसी माध्यम के द्वारा, जल, वायु या कीट के द्वारा पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही, ठीक। कि जो बात है पर परागण की यानी सेल्फ पॉलिनेशन की है कि किसी माध्यम के द्वारा क्या है कि पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या है। अब ये बात है कि देखिए जो पराग कोश है भाई, पराग कोश से जो पराग कण है वो वायु के द्वारा, कीट के द्वारा या जो है कि जल के द्वारा क्या करते हैं, परागण की क्रिया करते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं इधर जल के द्वारा जो करने वाले हैं, जो वायु के द्वारा करने वाले हैं, या वायु परागण, जल परागण लिख सकते हैं, वायु और कीट परागण। जल, वायु और कीट, ये क्या है, तीन माध्यम है जिनके द्वारा पर परागण की क्रिया होती है। तो जैसे उसमें भी माध्यम थे, तो उसमें जो तो होमोगेमी था और क्लिस्टोगेमी, तो ऐसे इसमें जल परागण, वायु परागण, कीट परागण। यानी कि जल के परागण का मतलब होता है जल के द्वारा परागण, जल के द्वारा परागण। यानी कहा जा सकता है कि पराग कोश से परागकण यदि जल के माध्यम से, यदि किसके माध्यम से, जल के माध्यम से पुष्प के मादा जननांग वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, जल परागण। यदि वायु के द्वारा, यानी पराग कोश से परागकण यदि वायु के द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उन्हें वायु परागण। और कीट परागण का मतलब होता है कि जैसे मधुमक्खियों के द्वारा, कीटों के द्वारा यदि क्या है कि पराग कोश से परागकण क्या होते हैं वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो ऐसे हम क्या कहेंगे कि कीट परागण। तो जल परागण, वायु परागण, कीट परागण बताया गया कि ये सब क्रॉस पॉलिनेशन के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं कि देखिए जो वेलिस्नेरिया है, कमल है, इनमें कैसा परागण होता है, तो जल के माध्यम से परागण होता है। वायु के द्वारा जैसे मक्का, गन्ना, बांस आदि जो है ये वायु के द्वारा क्या करते हैं, परागण की क्रिया करते हैं। और कीट परागण में साल्विया, रात की रानी जो है ये क्या करते हैं कि कीट परागण के द्वारा क्या करते हैं। ये बात पूछा जाता है कि सबसे अच्छा परागण की क्रिया कौन होती है, परागण, तो कीट परागण क्या होता है, सबसे अच्छा परागण माना जाता है। मधुमक्खी पूछा जाता है, मधुमक्खी क्या है कि सबसे अच्छा की मतलब परागण, कीट परागण का उदाहरण है। अब हम बात इसमें और एक चीज का करेंगे कि देखिए जो पर परागण की क्रिया होती है, पर परागण की क्रिया में कुछ क्या होते हैं कि बात जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इनमें जो होता है भिन्न काल पक्वता, यानी कि इसमें क्या होता है कि भिन्न काल पक्वता में अगर बात करें, थोड़ा लिख लेते हैं भिन्न काल पक्वता, ये क्या है, भिन्न काल पक्वता। जैसे उसमें समकाल पक्वता था, वैसे इसमें क्या है कि भिन्न काल पक्वता। यानी कि इनमें भिन्न काल पक्वता का मतलब मेल और फीमेल गेमीट, अर्थात नर तथा मादा जो क्या है कि जननांग हो वो एक ही समय पर क्या हो, यदि नहीं मैच्योर होते हैं, एक समय पे न मैच्योर होकर अलग अलग समय पे यदि क्या होते हैं वो परिपक्व होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, डीकोगैमी कहते हैं। या जैसे क्या था कि सेल्फ पॉलिनेशन पे हम लोग ने बात किया था, वहां पे क्या था कि भाई होमोगेमी था, तो यहाँ पे डीकोगेमी है, DICHO। इसमें बताया जा रहा है कि इसमें क्या होता है कि भिन्न भिन्न समय पे,
यानी भिन्न भिन्न में समय पर जब क्या होता है कि नर और मादा जननांग क्या होते हैं कि मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, तो उन्हें हम भिन्न कालपक्वता कहते हैं। इसमें एक और होता है कि स्टेरिलिटी होती है, सेल्फ स्टेरिलिटी होती है। सेल्फ स्टेरिलिटी, स्वबाध्य जिसे बोलते हैं, स्वबाध्य। स्वबाध्य में क्या होता है कि इसमें जो होता है उसी पुष्प के, जैसे ये पुष्प है, इसी पुष्प के पराग कणों द्वारा क्या हो, निषेचन की क्रिया न हो। स्व माने स्वतः, स्व माने स्वतः, स्वतः का मतलब उसी पुष्प का, यानी सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब, स्वबाध्य का मतलब होता है कि इस पुष्प का पराग कण इसी पुष्प के क्या करे कि वर्तिकाग्र से न मिले, न निषेचन करे, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं, यानी कि स्वबाध्य कहते हैं। यानी कि इस प्रकार के पुष्पों में क्या होता है कि उसी पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र से निषेचन न करे, ऐसे को हम क्या कहते हैं, सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं। कहा गया लास्ट में देखिए कि भाई भिन्न कालपक्वता हो गया, स्वबाध्य हो गया, सेल्फ स्टेरिलिटी हो गई, अब लास्ट में है हेरकोगेमी। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि पुष्पी पादपों में जो पर परागण की क्रिया को रोकने की जो युक्ति होती है, यानी कि हेरकोगेमी में क्या होता है कि जो पुष्प होते हैं, इन पुष्पों में जो पर परागण की युक्ति होती है, जो पर परागण की क्रिया होती है, उसी को क्या है कि रोकना ही क्या है कि हेरकोगेमी है। यानी अनात्मक परागणता का मतलब होता है कि परागण की क्रिया में बाधा उत्पन्न करना, यानी पर परागण की क्रिया न हो पाए, इसीलिए क्या होता है कि अनात्मक परागणता होता है, हेरकोगेमी होती है। इसमें क्या होता है कि जो पुष्प होते हैं, पुष्पों में पर परागण की क्रिया या युक्ति को क्या करना है, रोकना है। भिन्न कालपक्वता डिक्लोगेमी में इसमें बताया गया क्या होता है, भिन्न भिन्न समय में क्या हो कि यदि क्या होता है कि जननांग, मादा जननांग क्या हो, परिपक्व हो। और स्वबाध्य का मतलब होता है सेल्फ स्टेरिलिटी। इसमें क्या होता है उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र से क्या करें कि निषेचन की क्रिया न कर पाए। ये क्या है, पर परागण के अंतर्गत जितनी बातें थी हम लोगों ने बात किया। अब हम बात आगे करते हैं क्या होता है इसके बारे में भी एग्जाम में बात पूछी जा चुकी है भाई, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या होता है, यानी कृत्रिम परागण क्या होता है। तो कृत्रिम परागण के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अब बात करेंगे। तो कृत्रिम परागण क्या है, यह कैसे होता है, तो इसको हम लोग समझेंगे। तो कृत्रिम परागण को भाई अगर समझा जाए तो कृत्रिम परागण का मतलब होता है इसमें क्या है, ह्यूमन बींग्स अर्थात मानव क्या करेगा, खुद ब खुद इस क्रिया को अंजाम देगा। यानी कि जहाँ कृत्रिम का बात आ जाता है, कृत्रिम शब्द आ जाता है, वहाँ व्यक्ति आ जाते हैं, अर्थात ये व्यक्तियों के द्वारा होता है, नेचर के द्वारा नहीं होता। ये क्या होता है, प्रकृति के द्वारा न होने वाली क्रिया, अर्थात कृत्रिम परागण का मतलब आर्टिफिशियल पॉलिनेशन का मतलब होता है कि जब हम लोगों ने वहाँ पे अनुवंशिकी में ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करें तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जब पॉलिनेशन, जब वहाँ पे पॉलिनेशन की जो क्रिया मतलब पाइजम सटाइवम में किया था, तो वहाँ पे आर्टिफिशियल ही क्या था, परागण की क्रिया था। तो देखा जा सकता है परागण की क्रिया क्या होता है, व्यक्ति के द्वारा होता है। जैसे ये मान लीजिए कि एक पुष्प है, एक पुष्प है, एक छोटा पुष्प, मान लीजिए बौना पुष्प है, लंबा पुष्प, और ये है बौना पुष्प। बौना,
तो लंबा पुष्प है और दूसरा बौना पुष्प है। तो हम लोग लंबा और बौना पुष्प देख रहे हैं। अब इसमें बात ये हो रही है कि परागण, कृत्रिम परागण की क्रिया हो रही है। तो कृत्रिम परागण में जैसे मान लीजिए कि हम इसमें जो नर युग्मक लिख दिया जाए, ये है आपका पुंकेसर, ये है स्त्री केसर, ये स्त्री केसर, यहाँ पुंकेसर, ये स्त्री केसर। अब इस ये लंबा पुष्प है, ये बौना पुष्प है। अब आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की बात हो रही है। तो इसमें जो है ये वाला पुंकेसर, जैसे मान लीजिए कि एक लंबे पौधे का, एक लंबे पुष्प का जो है एक बौने पुष्प से संकरण का सॉरी क्या नाम है, पॉलिनेशन कराई जा रही है, परागण की क्रिया कराई जा रही है। तो इसका स्त्री केसर हम क्या करेंगे, कैंसिल करके अब इस पराग कोश से, पराग कोश और पराग कण, ये पराग कण क्या करे, इस लंबे वाले पुष्प में, यानी एक बौने पुष्प का मैंने पराग कोश से पराग कण लिया और लेने के बाद उसको हमने क्या किया कि यहाँ पे यानी कि लंबे वाले पुष्प में क्या किया कि इस लंबे वाले पुष्प में इसे क्या किया, पॉलिनेट किया। तो यहाँ पे पॉलिनेशन की जो क्रिया हुई, तो ये इस प्रकार की क्रिया क्या है, आर्टिफिशियल है। अब आर्टिफिशियल परागण की क्रिया बात किया जाए तो बताया जा सकता है इसमें क्या होता है कि विभिन्न वंश परंपरागत दो अलग अलग क्या होते हैं, पुष्पों को करते हैं, लेते हैं और लेने के बाद क्या करते हैं कि क्या नाम है, परागण की क्रिया करते हैं। अब इसमें दो बात पढ़ना है, एक विपुंसन, विपुंसन और थैलीकरण, थैलीकरण। इस कृत्रिम परागण को एक बार फिर समझा जाए कि देखिए कृत्रिम परागण में बताया जाता है कि कृत्रिम परागण जो होती है ये क्या होती है, एक विशेष प्रकार की युक्ति होती है। और विशेष प्रकार की युक्ति का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए कोई अच्छी मतलब अच्छी प्रजाति के क्या होते हैं किस्मों को क्या किया जाए कि यहाँ पे संकरण कराया जाए, पॉलिनेशन कराया जाए। इसमें एक या एक से अधिक क्या होते हैं कि एक या एक से अधिक प्रकार के पादपों का सर्वश्रेष्ठ लक्षणों को किया जाता है, नई किस्मों की या नई प्रजातियों को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो इसमें बात किया जाए कि देखिए जो कृत्रिम परागण होता है, तो कृत्रिम परागण में क्या होते हैं कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ये भी क्या होती है कि इन ज़्यादा होती हैं। इनमें और भी सारी चीज़ें होती हैं। इनमें क्या होता है कि किसी पुष्प के पराग कणों को, इसमें क्या होता है, इनमें किसी पुष्प के पराग कणों को स्वेच्छा के मतलब स्वेच्छा के अनुसार क्या किया जाता है कि वर्तिकाग्र पे पहुंचाया जाता है। यानी कि किसी पुष्प के जो पराग कोष होते हैं, पराग कोष से जो पराग कण होते हैं वे स्वेच्छानुसार क्या होते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंचाए जाते हैं। इनमें दो प्रक्रम अर्थात विपुंसन और थैलीकरण, जो इमेस्कुलेशन और विगनिंग है, इस ये क्या है, दो प्रक्रम अति अनिवार्य है। अब बात किया जाता है विपुंसन क्या है। तो विपुंसन का मतलब होता है भाई जब हम कृत्रिम परागण करेंगे, जैसे मान लीजिए अलग अलग क्या होगा पादपों में, इसमें हम चयन करेंगे तो हम जान सकते हैं कि देखिए जो ये वाला जो क्या है कि पुष्प है भाई, जो लंबा वाला पुष्प है और जो बौना वाला पुष्प है, तो हम लंबे और बौने को देखेंगे। यदि इसी का जैसे मान लीजिए ये लंबा पुष्प है, इसमें भी क्या है जो है पराग कोष है और परागकण है। यदि इसी का परागकण इसके वर्तिकाग्र पहुंच गया, लंबा वाले पुष्प का पराग कोष से परागकण क्या हुआ कि उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच गया, तो यहाँ तो लंबा ही ऑलरेडी होगा ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस विपुंसन की क्रिया, यानी पराग कोष में दो प्रक्रम अति आवश्यक है, विपुंसन और जो थैलीकरण है। इसको हम समझते हैं कि भाई विपुंसन क्या है, थैलीकरण क्या है। तो विपुंसन में क्या होता है कि एक पुष्प के पराग कोषों को, पराग कोष को क्या कि जो इसका क्या नाम है कि नर जननांग होता है, पुंकेसर होता है, उसी को हम क्या करते हैं, काट देते हैं। विपुंसन में क्या होता है, इमेस्कुलेशन में क्या होता है कि किसी पुष्प के, मान लीजिए कि भाई आर्टिफिशियल क्या है, पॉलिनेशन है। इस पॉलिनेशन में हम क्या करेंगे कि इस पुष्प के यानी लंबे पुष्प को या तो इसको काट सकते हैं या तो हम इसको क्या है यहाँ पे इसको काट सकते हैं,
यदि इस पराग कण यानी इस पराग कोश का से पराग कणों का इस वर्तिकाग्र पे या इसका इस पे, तो कहने का मतलब यह इनमें एक पुष्प के यानी लंबे या बौने में से किसी एक पराग कण को हम के पराग कणों यानी पराग कोशों को के जो जन मतलब नर जननांग होता है अर्थात जो पुंकेसर होता है उसको हम क्या करते हैं काट देते हैं। और काट देने से क्या होगा, जब मैं इसको काट दूंगा तो मैं जानता हूँ कि इस पुष्प का जो जो पराग कण है वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच जाएगा, और नहीं पहुंच पाएगा तो निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगी। जब इसको हम काट देंगे हटा देंगे, जब हटा देंगे या पराग कण को क्या करेंगे कि लेकर इसके वर्तिकाग्र पर क्या करेंगे कि पहुंचाएंगे, पहुंचाने की क्रिया होगी। तो जब ये किसी माध्यम मतलब आर्टिफिशियल है ये है, तो आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम परागण के द्वारा जब पराग कोश से यानी बौने पुष्प के पराग कोश से पराग कणों को लंबे पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या करेंगे इंजेक्ट करेंगे रखेंगे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब क्या होगी, क्रिया आगे होगी, आगे क्या होगा कि क्रिया बढ़ेगी, अर्थात जो वर्तिकाग्र है वर्तिकाग्र समय फूलेगा, मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद क्या होगा कि इसमें जो पराग कण में क्या होता है काई कोशिका और जनन कोशिका होती हैं वो आगे बढ़ेंगी और बढ़ने के बाद क्रिया करेंगे। तो यानी विपुंसन में बताया जाता है, विपुंसन में क्या किया जाता है पुष्प के पराग कोश के क्या होते हैं कि दो विभिन्न प्रकार के दो विभिन्न प्रजातियों के जो पुष्प इसमें लिए जाते हैं उसमें से एक का क्या होता है कि पराग पुंकेसर को काट दिया जाता है ताकि क्या करे वो मतलब कि वर्तिकाग्र पर न पहुंच पाए। अब थैलीकरण, विपुंसन को हमने समझ लिया। विपुंसन का मतलब भाई आर्टिफिशियल में दो प्रजातियों को हम लेते हैं, दो पुष्प अलग अलग या एक से अधिक क्या है कि प्रजातियों को लेते हैं, तो उसमें एक बात है कि यहाँ एक ही मतलब कि लंबा पुष्प का परागकण लंबे ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या है पॉलिनेट न कर पाए, परागण क्रिया न कर पाए। बैगिंग माने थैलीकरण होता है। थैलीकरण में क्या होता है कि जो मादा जननांग अर्थात जो वर्तिकाग्र होता है वर्तिकाग्र को एक थैली से क्या करते हैं, एक थैली से ढक देते हैं, एक थैली से क्या करते हैं ढक देते हैं, ताकि क्या है कि कोई अन्य पुष्प के किसी अन्य पुष्प का पराग कण क्या है कि इसके वर्तिकाग्र पर न पहुंच पाए। यानी थैलीकरण में क्या होता है कि जो वर्तिकाग्र होती है वर्तिकाग्र हम एक थैली से क्या करते हैं ढक देते हैं, ताकि किसी अन्य पुष्प के क्या है कि पराग कण इस वर्तिकाग्र पर न पहुंच पाए। तो थैलीकरण ये था, अभिपुंसन ये था। तो थैलीकरण में हम क्या करते हैं वर्तिकाग्र को ही क्या करते हैं ढक देते हैं, ताकि क्या हो कोई अन्य पुष्प क्या है किसी अन्य पुष्प के परागकण उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर न पहुंच पाए। या तो ये भी हम कह सकते हैं कि अनैच्छिक जो है परागकणों का इस वर्तिकाग्र पर क्या है कि निषेचन की क्रिया ना हो। अब आगे हम बात करते हैं क्या नाम आगे हम लोग बात करते हैं पराग स्त्रीकेशन संकर्षण। देखिए अब हम बात कर रहे हैं पराग स्त्रीकेसर संकर्षण की बात। पराग और स्त्रीकेसर संकर्षण, पराग का मतलब वो पराग कण यानी पराग यानी मेल और फीमेल यानी नर और मादा दोनों किस प्रकार से मिल रहे हैं। तो हम देखिए बात किया जा रहा है कि पराग कोश से पराग कण, मान लीजिए पराग कोश से पराग कण क्या है वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं। जब पहुंचते हैं तो एक चीज यहाँ पे हम लोग जान लेंगे, जैसे ही पराग कोश से पराग कण क्या करेंगे कि वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया कि स्त्री केसर में उपस्थित एक रसायन होता है, और ये रसायन क्या करता है कि जानने की इसमें शक्ति होती है, जान सकता है कि जो पराग कण आया है। यानी कि पराग स्त्री केसर संकर्षण में सबसे बहुत मतलब अच्छी बात यह है कि स्त्री केसर में एक रसायन उपस्थित होता है, और वो रसायन क्या करता है उसके पास इतनी पॉसिबिलिटी होती है कि पराग कण अंकुरन योग्य है, यानी अंकुरित हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यदि अंकुरण योग्य नहीं है तो उसे अस्वीकार कर देगी। पहली बात यानी पराग स्त्री केसर संकर्षण में पहली बात यह है कि जब क्या होगा कि पराग स्त्री केसर संकर्षण होगा
तो तद उस पश्चात जब पराग कोश से पराग कण वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, पराग कोश और पराग हम फिर से बात कर लेते हैं। पराग स्त्री केसर संकर्षण में देखिए जब क्या होता है पराग कोश से, यानी कि जब क्या होता है कि नर युग्मक पराग कण क्या होता है कि लघु बीजाणु जनन के लघु बीजाणु जो होते हैं वो जब क्या करते हैं कि वर्तिकाग्र पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद क्या होता है कि एक विशेष प्रकार की रसायन स्त्री केसर या क्या है कि वर्तिकाग्र में होती है, जो इस बात का पता लगाती है, इस बात को जानती है कि जो पराग कण यहाँ आया है, जो पराग कण वर्तिकाग्र पे आया है, ये अंकुरण योग्य है कि नहीं है, अर्थात इसमें एबिलिटी है कि नहीं, इसमें क्या है कि अंकुरण का योग्य है कि नहीं है। यदि माना जा सके ये जो पराग कण यहाँ पहुंचा है ये अयोग्य है, अर्थात ये अंकुरित नहीं हो सकती, अंकुरण नहीं हो सकता, तो ये क्या करेगा कि यही रसायन जो स्त्री केसर या वर्तिकाग्र में जो रसायन है वो क्या करेगा, इस परागकोश को अस्वीकार कर देगी। दूसरी बात, यदि किसी दूसरे पुष्प का क्या हुआ कि यदि किसी दूसरे पुष्प का परागकण इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना चाहे, किसी दूसरे पुष्प का क्या नाम है कि परागकण इस पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंचना चाहे, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा कि वो क्या करेगा कि ऑलरेडी जो वर्तिकाग्र पे जब ये पहुंच जाएगा तो वर्तिकाग्र में जो पराग नलिका की वृद्धि और विकास होती है उसको रोक देगा, और रोक कर क्या करेगा उस पराग कण को भी अस्वीकार कर देगा, यानी किसी दूसरे पुष्प के पराग कणों को भी नहीं स्वीकारेगा। और दूसरी बात, यदि क्या है पराग कण क्या है कि अंकुरण योग्य नहीं है तो भी क्या करेगा, ये अस्वीकार कर देगा। तो बात ये हुआ कि किसी दूसरे पुष्प के यदि क्या है कि पराग कण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वहां स्त्री केसर या वर्तिकाग्र में उपस्थित रसायन इस बात को जानता है ये अंकुरित योग्य नहीं है, अर्थात इसमें अंकुरण नहीं होगा। अब जैसे ही अंकुरण की क्रिया होगी, अब जैसे ही क्या होगा कि मान लीजिए उसी पुष्प के क्या है कि पराग के वर्तिकाग्र पे और वो अंकुरित होने योग्य है, अर्थात उसमें अंकुरण की अवस्था है। जब यहाँ पहुंचेगी तो पहुंचने के बाद क्या होगा कि हम जानते हैं यहाँ पे ये अंकुरित होकर पराग नलिका का निर्माण करेगी। ये क्या करेगी कि पराग नलिका का निर्माण करेगी। यहाँ भाई पराग और स्त्री केसर संकर्षण में इस बात को लिखना होगा कि स्त्री ऐसे लिखा जाएगा कि स्त्री केसर में उपस्थित रसायन पराग कोश से आए हुए पराग कणों के अंकुरण के योग्य न होने पर उन्हें अस्वीकार कर देती है। साथ ही साथ किसी अन्य पुष्प के पराग कोश से आए हुए, यानी अन्य पुष्प से आने का मतलब ये है कि जैसे गेंदा है और गुलाब का वर्तिकाग्र आ जाए तो उसे क्या करेगा, अस्वीकार कर देगी। अस्वीकार करने का मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पहुंच भी गए हैं तो आगे पोलन ट्यूब की जो वृद्धि और विकास है, अर्थात जो पराग नलिका की वृद्धि और विकास है उसको रोक देगी, और रोकने के बाद एटलीस्ट उसको क्या करेगी, समाप्त कर देगी, उस पराग कण को क्या करेगी, समाप्त कर देगी। मान लीजिए उसी पुष्प का क्या है पराग कोश से पराग कण आए और वर्तिकाग्र पर पहुंच गए, तो वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद यही पराग कण क्या होंगे, अंकुरित होंगे। अंकुरण के तत्पश्चात क्या करेंगे कि पोलन ट्यूब का निर्माण करेंगे, पराग नलिका का निर्माण करेंगे। और पराग नलिका के निर्माण के दौरान ही बताई गई इसमें जो जनन कोशिका होती है, यानी पराग कण में क्या होता है कि जो जनन कोशिका होती है वो जनन कोशिका क्या करेगी, दो नर युग्मकों का निर्माण करेगी, और दो नर युग्मकों का जो निर्माण करेगी वो दोनों नर युग्मक क्या है कि बीजांड में या बीजांड काय में, जब बीजांड में पहुंचेंगे तो वहां बताया गया था, वहां पे बताई गई थी, हम लोग एक बार और देख लेते हैं। देखा कि जो बीजांड है उस बीजांड में क्या है कि एक ये क्या यहाँ बताई गई, बीजांड में जो क्या होते हैं निभाग की ओर होते हैं, ये निभाग है और ये बीजांड द्वार है और ये बीजांड काय है।
अब बीजांड का बताया गया कि भाई मृतक कोशिकाओं की बनी होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि देखिए इसमें क्या है, इसमें बताई गई कि देखिए क्या होते हैं कि निभाग की ओर 3 कोशिकाएं, जिसे प्रतिमुखी कोशिका बोली गई थी। प्रतिमुखी एंटीपोडल मुखी कोशिका। और यहाँ बताया गया ये द्वितीय केंद्रक है, द्वितीय केंद्रक। और यहाँ पे जो बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार की ओर क्या होता है, एक एक क्या होती है, अंड कोशिका होती है, अंड कोशिका होती है। और ये दोनों जो वह है इनको सिनर्जिड यानी सहायक कोशिका कहते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि देखिए जैसे ही बताया जा रहा है कि भाई क्या होता है कि जैसे ही पराग कण क्या हुआ, वर्तिकाग्र पर पहुंचा, वर्तिकाग्र पर रसायन होता है, कोहेंसी मटेरियल होती है, कोहेंसी मटेरियल में इतना आइडेंटिटी करने का होता है कि वो बताता है कि पॉसिबिलिटी जो होती है, जो पोलन ग्रेन आया है उस पोलन ग्रेन में पराग कणों का, यानी पराग कण जैसे ही क्या है कि वर्तिकाग्र पहुंचा स्टिग्मा पे, तो वहाँ क्या है कि वो रसायन को पहली बात तो देखेगा कि भाई ये अंकुरण योग्य नहीं है, तो उसे रिजेक्ट कर देगी। जब क्या है कि देखा कि भाई ठीक है, तो वो क्या हुआ कि यहाँ पहुँचा, और यहाँ पहुँचने के बाद क्या हुआ कि अंकुरण की प्रवस्थाएं हुई। तो उस दौरान जो बताया गया कि काय कोशिका और जनन कोशिका होती है। जनन कोशिका यहाँ पे यानी कि पोलन ट्यूब में आ जाएगी, ये पोलन ट्यूब है, पराग नलिका। जब इस पोलन ट्यूब में क्या होगा, ये परागकण पहुंचेगा तो यहाँ 2 प्रकार के नरयुग्मकों का निर्माण होगा, और दोनों नरयुग्मक क्या होंगे कि बीजांड में जाएंगे। जब यहाँ से मान लीजिए 2 नरयुग्मक यहाँ से प्रवेश किए, और प्रवेश करने के बाद बताया गया कि निभाग की ओर 3 क्या होती हैं, एंटीपोडल सेल होती हैं। साथ ही साथ बीजांड द्वार की ओर क्या होते हैं कि एक क्या है अंड कोशिका तथा 2 होते हैं सहायक कोशिका। तो अब जैसे ही ये यहाँ पे प्रवेश किया, तो एक क्या होगा, द्वितीय केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक से क्या होगा कि जुड़ जाएगा या संयुक्त फ्यूज कर जाएगा। और दूसरा क्या करेगा, इस अंड कोशिका से क्या होगा कि जुड़ जाएगा। यानी कि जो नर युग्मक यहाँ 2 मतलब कि बने, वो एक क्या किया कि कोशिका के साथ अर्थात अंड कोशिका के साथ संलयित हुआ, और दूसरा क्या हुआ कि द्वितीय केंद्रक के साथ। जब द्वितीय केंद्रक के साथ जुड़ जाएगी, इसी को बोलते हैं PEN, प्राइमरी एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस। और ये कैसा होता है, 3N होता है। पूछा गया है कि भ्रूणपोष में कोशिकाएं जो द्वितीय केंद्रक होता है कैसे होता है, N होता है, 2N होता है, त्रिगुणित होता है। तो यहाँ पर हम देख लिए ये त्रिगुणित होता है, यानी ये बात है। अभी आपको जो है जब द्विनिषेचन बताई जाएगी, डबल फर्टिलाइजेशन, नवास्टिन ने उसको खोज किया था, फ्रिटेलिया तथा लेलियम पादप था। यानी कि अगर हम जब द्विनिषेचन की बात करेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन की, वहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन यही कर लेते हैं। अच्छा बात देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन जो द्विनिषेचन है, द्विनिषेचन की क्रिया में यही होता है। द्विनिषेचन की क्रिया में क्या होता है कि एक नर युग्मक क्या करता है, द्वितीय केंद्रक के साथ जुड़कर मतलब क्या करता है, 3N बनाता है, यानी जिसे त्रिसमेकन कहते हैं। और दूसरा क्या करता है कि अंड कोशिका से जुड़कर ये यहाँ पे भ्रूणपोष बनाएगा। ये भी बात बताई जाती है कि जो द्विनिषेचन होता है, द्विनिषेचन में जो नवास्टिन थे या नवास्टिन जो थे, उन्होंने ये बात बताई कि देखिए क्या होता है कि जब परागकण वर्तिकाग्र पहुंचता है, वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद यहाँ पे 2 नरयुग्मकों का निर्माण होता है पोलन ट्यूब में, पराग नलिका में। तो उनमें से एक नरयुग्मक क्या करता है कि भाई द्वितीय केंद्रक से जुड़ जाता है, और द्वितीय केंद्रक से जुड़ जाने के साथ ही साथ ये क्या करता है कि प्राथमिक भ्रूणीय केंद्रक बनाता है, अर्थात जिसकी संख्या 3 होती है, 3N होता है। और दूसरा जो क्या हो नरयुग्मक यानी होता है, वो अंड कोशिका से जुड़कर क्या करता है कि भ्रूण का निर्माण करता है या युग्मनज का निर्माण करता है। जब यहाँ पे ये जुड़ जाएगा, यहाँ युग्मनज बनाएगा, युग्मनज, ये भ्रूण लिख देते हैं। और यहाँ पे जो है ये भ्रूण बनाएगा, ये भ्रूण बनाएगा, ओ सॉरी भ्रूणपोष। ठीक, यानी डबल फर्टिलाइजेशन में
जो नवास्चिन थे, एसजी नवास्चिन थे, 1898 की बात है। एसजी नवास्चिन ने ये बात बताई थी कि देखिए डबल फर्टिलाइजेशन जो लीलियम तथा फ्रिटलेरिया था, बात लिख देते हैं। इन्होंने जो पादप था एक फ्रिटलेरिया था। पहले नाम लिख देते हैं एसजी नवास्चिन का। तो हम डबल फर्टिलाइजेशन द्विनिषेचन इधर है। तो द्विनिषेचन के बारे में पूछा जा चुका है, द्विनिषेचन क्या है ये या किसने इसको दिया। तो द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन, सबसे पहले बात किया जाए एसजी नवास्चिन 1898 की बात है, यानी 1898 की। तो एसजी नवास्चिन ने यही बात बताया था, डबल फर्टिलाइजेशन जो पादप इन्होंने बताया था वो फ्रिटलेरिया और लीलियम था। तो इसमें इन्होंने यही बात बताई थी जो अभी हमने बताया कि भाई जब अभी यहाँ पे जो पराग स्त्री केसर संकर्षण है, अर्थात पराग स्त्री केसर किस प्रकार से क्या है मिलते हैं, किस प्रकार से यानी फर्टिलाइज करेंगे, तो इस प्रकार की बातें बताया गया कि देखिए जब क्या होता है कि जब पराग को उससे परागकण क्या होता है कि वर्तिकाग्र पर पहुंचती है, वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद ये अंकुरित होती है। अंकुरन के तत्पश्चात जो कायिक कोशिका और जनन कोशिका ऑलरेडी क्या होते हैं परागकण में बने होते हैं, तो उनमें से जो जनन कोशिका होती है, जनन कोशिका क्या करती है, 2 नर युग्मकों का निर्माण करती है। 2 नर युग्मक का जो निर्माण होती है, निर्माण के तत्पश्चात तो क्या होते हैं कि बीजांड में पहुंचते हैं। बीजांड के द्वार के द्वारा क्या होंगे कि पहुंचेंगे कहाँ पे, अंड कोशिका और द्वितीय केंद्रक के पास या द्वितीय केंद्रक के पास। तो यहाँ पे बताया गया जैसे ही क्या होता है पहुंचते हैं, पहुंचने पे क्या होता है कि जैसे ही पहुंचेंगे, पहुंचने की अगर हम बात की जाए पराग स्त्री केसर संकर्षण की एक बार, तो पराग स्त्री केसर संकर्षण ये है कि यानी कि पराग कणों का पराग कणों का स्त्री केसर या वर्तिकाग्र से होते हुए पराग नलिका के द्वारा कहाँ होते हुए ऑलरेडी कहाँ तक, बीजांड तक, यानी स्त्री केसर के बीजांड तक पहुंचने की जितनी भी क्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, पराग स्त्री केसर संकर्षण। यानी पराग स्त्री केसर यानी पराग कण किससे मिल जाए, बीजांड से मिल जाए या बीजांड में पहुंच जाए। तो इस प्रकार हम बात कर सकते हैं कि जो पराग स्त्री केसर संकर्षण है, इसमें क्या होता है कि स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पराग कणों का, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र से पराग कणों का स्थानांतरण से लेकर पराग नलिका के बीजांड तक पहुंचने की क्रिया ही क्या है कि पराग स्त्री केसर संकर्षण है। एक बार फिर से हम बता देते हैं, पराग स्त्री केसर संकर्षण यानी कि स्त्री केसर के वर्तिकाग्र से पराग कणों के स्थानांतरण, इसी का स्थानांतरण होगा। यानी स्त्री केसर के वर्तिकाग्र से पराग कणों के स्थानांतरण से लेकर स्त्री केसर के बीजांड तक पहुंचने की जितनी भी क्रिया है वही क्या है, पराग स्त्री केसर संकर्षण है। अब जब वहां पहुंचेगा तो पहुंचने के बाद बताया गया कि डबल फर्टिलाइजेशन द्विनिषेचन की क्रिया होगी। निषेचन को जान ही चुके हैं कि निषेचन में क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट आर फ्यूज। जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में क्या करते हैं, संलयित होते हैं, जब मिलते हैं, मिलने के बाद क्या होता है कि युग्मनज का निर्माण होता है, उसी को हम क्या करते हैं, निषेचन करते हैं। लेकिन द्विनिषेचन को बताया गया डबल फर्टिलाइजेशन को सर्वप्रथम जो है देखिए एसजी नवास्चिन 1898 है, इन्होंने फ्रिटलेरिया तथा लीलियम पादपों में देखा था, इसमें देखा था। और उन्होंने बताया कि देखिए इसमें जो क्या होता है, इनमें जो नर युग्मक, 2 नर युग्मक यहाँ पोलन ट्यूब में होते हैं, ये 2 नर युग्मक क्या करते हैं, एक अंड कोशिका के साथ तथा दूसरा ध्रुवीय केंद्रक के साथ या द्वितीय केंद्रक के साथ जुड़ जाता है। और द्वितीय केंद्रक के साथ जुड़ने के बाद ये क्या करता है कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो 3N होता है, अर्थात 3N त्रिसंलयन, अगर पूछा जा चुका है त्रिसंलयन क्या है, ट्रिपल फ्यूजन क्या है, तो त्रिसंलयन को हम बात कर सकते हैं कि त्रिसंलयन का मतलब ये है कि जब नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से मिलता है और मिलने के बाद भ्रूणपोष बनाता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है, ये त्रिसंलयन होता है। और एक नर युग्मक क्या करेगा, एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ मिलकर क्या करेगा, युग्मनज का निर्माण करेगा। यही युग्मनज बाद में भ्रूण का निर्माण करेगा और यही भ्रूण क्या करेगा कि यही भ्रूण क्या होते हैं, युग्मक संलयन या सिंगैमी कहलाते हैं। ये ध्यान देना है, युग्मक संलयन और त्रिसंलयन और युग्मक संलयन, युग्मक सिंगैमी जो होता है ये क्या होता है, अंड कोशिका के साथ जुड़कर द्विगुणित यहाँ द्विगुणित होता है। ये कैसा होता है, ये द्विगुणित होता है
और भ्रूणपोष केंद्रक कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। तो ये बात बताई गई कि जो युग्म युग्म यही क्या करेंगे, यही अंड कोशिका या अंडाशय, यही अंडाशय क्या करेगी, फल का निर्माण करेगी। और यही भ्रूण जो है, भ्रूणपोष जो है, ये भ्रूणपोष क्या करेगा, इसको न्यूट्रिएंट देने का काम करेगा, इसे पोषण प्रदान करने का काम करेगा। अर्थात भ्रूणपोष क्या करता है कि भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, पोषण प्रदान करने का काम करता है। तो बाद में बताया जाएगा कि यही बीजांड क्या होंगे, यह बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाएगा और अंडाशय किस में परिवर्तित हो जाएगा, फल में परिवर्तित हो जाता है। यानी फल के द्वारा अंड क्या नाम है, अंडाशय से फल का निर्माण होता है और जो बीजांड होते हैं, बीजांड से बीज का निर्माण होता है। अभी आगे इसके हम बात करेंगे अनिषेक फलन। अब भ्रूणपोष का डेवलपमेंट ऑफ भ्रूण का विकास, फिर उसके बाद भ्रूणपोष का विकास। मैंने पहले भी बता दिया कि जब क्या होता है कि त्रिसंलयन होता है तो बताया गया तो वहाँ पे भ्रूणपोष का निर्माण। तो भ्रूण का विकास का मतलब हमने आगे ही बताया कि देखिए जब क्या होता है कि जब हम बीजांड की बात करते हैं तो बीजांड में जो बीजांड द्वार की ओर जो क्या होता है, एक अंड कोशिका तथा दो क्या होते हैं कि सहायक कोशिका होते हैं। तो अंड कोशिका क्या करता है कि अंड कोशिका के साथ जब एक नर युग्मक का निर्माण, मतलब इसमें इसकी बात किया जा रहा है भ्रूण का विकास। तो भ्रूण का विकास क्या होता है, संलयन के बाद होता है। जब संलयन होता है, जब अंड कोशिका और परागकण यानी नर युग्मक, जब क्या होता है अंड कोशिका जब अंड कोशिका और क्या करते हैं, एक नर युग्मक जुड़ते हैं, यानी अंड कोशिका से जब एक नर युग्मक क्या होता है जुड़ता है, तो उस दौरान क्या बताया गया कि ये द्विगुणित क्या करते हैं कि भ्रूण का निर्माण करते हैं। यानी भ्रूण का विकास कब होता है, जब बीजांड द्वार की ओर जो बताया गया कि एक अंड कोशिका तथा दो सहायक कोशिका की ओर कोई इसमें बल नहीं है। तो इसमें अंड कोशिका क्या होता है, जब नर युग्मक क्या होता है मिलते हैं, मिलने के तत्पश्चात ही क्या होता है भ्रूण का निर्माण होता है। और उसके बाद क्या होगा कि भ्रूणी परिवर्धन होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस होती है। भ्रूणी परिवर्धन के दौरान क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है और धीरे धीरे क्या करते हैं, भ्रूण विकसित होने लगते हैं। हम लोग बात करते हैं कि जो भ्रूण एम्ब्रियोलॉजी हमारे यहाँ के हैं तो उनका नाम है पंचानन महेश्वरी। इसको ध्यान देना है, पंचानन महेश्वरी क्या है, यही आपके क्या है, फादर ऑफ एम्ब्रियो है, जनक है। मतलब एक बार भ्रूण का विकास, यानी कि भ्रूण का विकास कब होता है, जब एम्ब्रियो मतलब जब अंड कोशिका और नर युग्मक क्या करते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन के द्वारा मिलते हैं। मिलने के बाद क्या होता है, द्विगुणित भ्रूण का निर्माण करते हैं। तो जब द्विगुणित क्या होता है, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। जब द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं तो यही युग्मनज क्या करते हैं कि बाद में भ्रूण बनाते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा और भ्रूण बनेगा। पंचानन महेश्वरी क्या है कि भारतीय भ्रूण वैज्ञानिक हैं। भारतीय भ्रूण वैज्ञानिक कौन है, पंचानन महेश्वरी। अब भ्रूणपोष का विकास भी इसी तरह से है। अगर बात किया जाए कि भ्रूणपोष की, तो भ्रूणपोष क्या होता है कि अनावृत पादपों में, एक बात ध्यान देना है कि भ्रूणपोष का विकास है, अगर बात किया जाए भ्रूणपोष का विकास अनावृत, यानी कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म, जो क्या होते हैं अनावृत पादप होते हैं, उनमें भ्रूणपोष का विकास निषेचन से पहले ही हो जाता है। अर्थात निषेचन की क्रिया के बिना ही क्या होता है कि हो जाता है। दूसरी बात बताया गया कि देखिए इसमें ध्यान देना है, ये बात पूछा गया है, अनावृत बीजी पादपों में भ्रूणपोष का विकास निषेचन पूर्व होता है। निषेचन पूर्व और यही भ्रूणपोष क्या करते हैं, दूसरी बात भ्रूण वृद्धि विकास करके क्या करेंगे, भ्रूण को पोषण
पंचानन माहेश्वरी जी, ये क्या है? भारतीय भ्रूण वैज्ञानिक है, भारतीय भ्रूण वैज्ञानिक, इंडियन एम्ब्रियोलॉजिस्ट है। स्तनावृत पादपों में भ्रूणपोष का विकास पहले ही हो जाता है, निषेचन के पहले ही हो जाता है, और यही भ्रूणपोष क्या करते हैं? भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अनिषेक फलन की। अनिषेक फलन पार्थिनोकार्पी की बात होगी कि देखिए पार्थिनोकार्पी क्या है। पादपों में जब बिना, बात किया जाए कि पादपों में जब बिना क्या होता है कि परागकण, पादपों में जब बिना क्या है कि परागकण या निषेचन के, बिना परागकण या निषेचन के द्वारा फल का निर्माण हो जाए। अनिषेक फलन, फलन मीन्स फल का निर्माण, पार्थिनोकार्पी, यानी कि जब क्या है पादपों में बिना निषेचन या बिना परागकण के ही क्या है कि फलों का निर्माण हो जाए, तो उसे हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं। पादपों में बिना परागकण या निषेचन, पादपों में बिना परागकण या निषेचन से ही, निषेचन के बिना ही फल का निर्माण होना। यानी कहने का मतलब ये अनिषेक फलन का मतलब होता है कि ऐसे पादप जिनमें बिना परागण, जिसमें बिना परागकण या निषेचन के ही क्या होते हैं कि फल का निर्माण हो जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे है अंगूर, केला, अनानास, पपीता। जैसे है अंगूर, केला, पपीता, अनानास आदि। हम लोग समझ गए। अनिषेक, आ माने अपसेंट, निषेक माने निषेचन की क्रिया, अनिषेक फलन, अ माने अनुपस्थित, अर्थात निषेचन की क्रिया के बिना ही, निषेचन की क्रिया के बिना ही जब क्या होता है फल का निर्माण होता है, उसे हम अनिषेक फलन कहेंगे। अब भाई कैसे? अनिषेक फलन में जब परागकण पहुंचेगा ही नहीं, जब परागकण वर्तिकाग्र से संलयित नहीं होगा तो कैसे होगा? तो इसी प्रकार अनिषेक फलन का मतलब बिना निषेचन के ही फल का निर्माण ही क्या है? अनिषेक फलन है, जिसे हम क्या कहते हैं? अंगूर, केला, पपीता। अब वैसे आपका अनिषेक जनन है। जनन मीन्स होता है पैदा करना, यानी क्या होगा? इसमें भी वही क्रिया होगा, बिना क्या है कि परागकण के या बिना निषेचन के ही क्या पैदा हो जाना, क्या चीज हो जाना। तो हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या होता है कि बिना क्या है कि बिना अंड कोशिका के और बिना निषेचन के यदि क्या है कि भ्रूण में बदल जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे? अनिषेक फलन जनन कहेंगे। जब अंड कोशिका बिना निषेचन के ही, अब बात करते हैं क्या होता है इसमें। जब अंड कोशिका बिना निषेचन के ही, इसमें भी लिखते हैं, जब अंड कोशिका बिना निषेचन के ही, बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनिषेक जनन। अनिषेक जनन यानी जनन किसका? भ्रूण का। यानी कि जब अंड कोशिका बिना निषेचन के ही क्या करता है कि भ्रूण का निर्माण करता है, तो उसे हम कहते हैं अनिषेक जनन। अनिषेक जनन जैसे मान लीजिए आपका क्या है? पपीता है, जैसे पपीता यानी अनिषेक फलन। पार्थिनोकार्पी में बात किया बिना निषेचन के ही क्या हो जाए? फल का निर्माण, बिना निषेचन के ही क्या हो जाए? यदि भ्रूण का निर्माण हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे पार्थिनोजेनेसिस। अब इसमें एक बात और है, एपोमिक्सिस है, उसके बारे में बात होगी। एपोमिक्सिस में हम लोग देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है बिना युग्मकोभेद के ही, कभी कभी क्या होता है बिना युग्मकोभेद के ही, या मान लीजिए नर और मादा युग्मकों के ही क्या हो, बिना नर मादा युग्मकों के संलयन के ही क्या होता है भ्रूण या बीजाणुभेद का निर्माण हो जाना।
कभी कभी क्या होता है कि बिना युग्मकोविद यानी बिना नर और मादा युग्मक के संलयन के बिना ही क्या होता है, भ्रूण या क्या होता है बीजाणुभिद का निर्माण हो जाता है। जब बीजाणुभिद का निर्माण होना ही एपोमिक्सिस है, ये बात हम लोग ने जान लिया। अब दूसरी बात है, देखिए कि अब बीजाणुता है रोजनबर्ग, इसमें ध्यान देना कि अब बीजाणुता रोजनबर्ग ने पार्थेनियम में देखा था। इन्होंने पार्थेनियम में क्या देखा था, इन्होंने देखा कि देखिए इसमें क्या होता है कि बीजांडकाय में कोई भी कोशिका बिना अर्धसूत्री विभाजन के क्या करता है कि भ्रूणकोश का निर्माण कर लेता है। इन्होंने बताया कि क्या होता है कि बीजांड में क्या होता है, बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही क्या होते हैं तो वो क्या करते हैं, भ्रूण का निर्माण कर लेते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम देखा था, रोजनबर्ग ने पार्थेनियम में देखा। अब बहुभ्रूणता, बहु माने बहुत, भ्रूणता माने भ्रूण, यानी कभी कभी क्या होता है कि एक ही बीजांड में एक से अधिक क्या होते हैं, भ्रूण होते हैं। और सबसे पहले लीवेनहॉग ने क्या किया था, संतरे में देखा था। ये नाम आपको याद रखना है कि रोजनबर्ग ने क्या किया था, बीजाणुता बताया था, बहुपॉली स्पोरोजिनी बताया था एबी लीवेनहॉग ने। उन्होंने बताया कि ये इस प्रकार, मतलब कि ये क्या होता है, कभी कभी क्या होता है एक से अधिक क्या होते हैं बीज भ्रूण बन जाते हैं, जैसे संतरे में होता है। तो एबी लीवेनहॉग ने यही बात बताई थी। अब हम लोगों ने क्या किया कि आज फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का द एंड कर दिया, समाप्ति हो गई है। अब आगे बात होगी ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो आगे के लिए आगे बात करेंगे। आज